प्रोग्राम गुड मॉर्निंग एमपी में। दोस्तों, अब बारी है हमारे खास मेहमान से मिलने की, जो कि है टेलीविजन की कलाकारा। उन्होंने बॉलीवुड में भी काफी नाम कमाया है और इसके साथ है वो साहित्यकार भी। पता है ज्योति, वो कंपोजर भी हैं। बाप रे, इतनी सारी विधाओं की धनी। चलिए मिलते हैं कलाओं की धनी विभा सिंह से। जी, मेरी शुरुआत दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बहराइच से हूँ और मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे, तो वही खून था। कहीं तो शुरुआत से ही थोड़ी तेज तर्रार थी। खेल कूद में रुझान रहा, मैंने हॉकी नेशनल लेवल तक खेला, उसके बाद कोरियन कराटे ब्लैक बेल्ट किया। बस वहाँ से निकलना चाहती थी, आर्ट में रुझान था मेरा, तो वहाँ से धीरे धीरे निकली। संस्कृत में एमए किया लखनऊ आकर, उसके बाद दूरदर्शन में काम करने लगी और थिएटर करना शुरू कर दिया। संगीत और कला से हमेशा जुड़ी रही। कुछ टाइम वहाँ पर काम किया, उसके बाद अचानक लगा कि अब काफ़ी कुछ हो चुका है, अब मुझे थोड़ा इससे और आगे जाना चाहिए। फिर एक पड़ा ऐसा था कि मैं अचानक से बिना कुछ सोचे समझे मुंबई निकल गई। रिटर्निंग टिकट लेकर गई थी, लेकिन मौका मिल गया पहुँचते ही और फिर मैं वहीं रह गई और अभी तो काफ़ी साल हो गए वही काम कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद ये मैंने सीखी नहीं, ये अपने आप से आता गया जैसा जैसा मुझे परिवेश मिलता गया। और लिखना और धुनें बनाना ये तो शायद पैदाइशी था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी और कॉलेज स्कूल में कुछ नाटक वगैरह करने शुरू किए, तो लगा कि शायद एक्टिंग भी कर सकती हूँ। और राइटिंग एक्टिंग के साथ साथ मुझे कॉलेज के टाइम में ही कुछ कवि सम्मेलन और प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी थी, घर वालों ने भी बढ़ावा दिया। मुश्किल था आगे निकलना, पर वहां से जब मैं लखनऊ आई तो कुछ कुछ रास्ते मेरे लिए खुल गए। कलाकार तो पहले से ही था वैसे वो कलाकार था, लेकिन वो एक खिलाड़ी, एक जुझारू रूप में उस तरह से जाना, क्योंकि था एक छोटा शहर था बहराइच, और वहां से सोचते किस तरह से निकले। तो जब जो मिलता था कि कुछ आगे बढ़ने का तरीका चाहिए, तो स्पोर्ट्स में शुरू हुआ। तो ये मेरा नेचर है कि जो भी करना है वो पूरी तरह करना है, पूरी जुनून के साथ करना है। तो खेल कूद में ऐसे ही आगे बढ़ती चली गई और कला में दोनों एक साथ चलता रहा मेरा। और कहीं ना कहीं मेरे फादर के भी गुण थे जो मेरे अंदर आए, वो कला और जुझारूपन। जी बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरे फादर के लिए कहना चाहूँगी, और मेरी माँ भी। मेरे फादर तो जब मैं 4 साल की थी तभी वो नहीं रहे, मैंने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। अंग्रेजों के टाइम में क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश की बहुत सेवा की। और फिर वो नहीं रहे तो मेरी माँ ने, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें संभाला और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उस काबिल बनाया कि आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी मम्मी से मेरा बहुत लगाव है। मेरी बहनें हैं बड़ी, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लोगों से बातें सुननी पड़ी, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे आगे बढ़ने दिया। लखनऊ से बॉम्बे जाने का जो सफ़र था, मैंने कोई प्लान नहीं किया था, अचानक से चली गई। लेकिन रहा ये कि मैं शायद किसी एक बंदे को जानती थी और एड्रेस ढूंढ के उनके पास पहुंची, तो वहाँ बहुत सारे मुझे थिएटर वाला ग्रुप मिल गया। तो सब गाना बजाना, तो लगा कि सब अपने जैसे लोग मिल गए वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे एक राइटर मिले जो कमल और कहानी घर घर की सीरियल लिखते थे। वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे। उसके पहले मैंने कोई डायरेक्शन ये सब नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे एसोसिएट करिए, आप अच्छा लिखती हैं, आपकी समझ अच्छी है। तो बस इससे अच्छा मौका क्या मिलता मुझे, तो चाहे लखनऊ में रहूँ मुंबई, तो फिर मैंने अपना पड़ाव वहीं डाल दिया कि अब से तो मुंबई की। हाँ, मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ में मैंने ज़्यादा संघर्ष किया। और वहाँ तक जाते जो मेरी कला थी थोड़ी और हो चुकी थी, वहाँ लोग कला को पहचानते हैं। अगर आप सच में कलाकार हैं, अच्छा कर सकते हैं, जुझारू हैं, आपके पास धैर्य है, तो अच्छा मौका ज़रूर मिलता है, बस लगे रहना पड़ता है। जी, शुरू में मैंने डायरेक्शन और राइटिंग में काम किया और कुछ टाइम बीता तो काफ़ी लोगों को लगने लगा तो मैं एक्टिंग करनी चाहिए। एक्ट्रेस तो मैं थी, थिएटर एक्ट्रेस थी, पर मैं डायरेक्टर और राइटर बनने गई थी। लेकिन कुछ सालों पहले से, 5-6 साल पहले से फिर मैंने थोड़ा सा बदला, उसके साथ साथ एक्टिंग में आ गई और वो भी अच्छा ही रहा। थिएटर मैंने कॉकेशियन चौक सर्कल किया था, उसका हिंदी अनुवाद किया था मैंने सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी के साथ किया। बाबा कहते हैं लखनऊ में बीएनए के डायरेक्टर रहे हैं, उनकी संस्था से। यायावर में जितेंद्र मित्तल जी के साथ किया। और उस टाइम पर मैंने ज़्यादा सीखा, मैं नुक्कड़ नाटक बहुत ज़्यादा किए, क्योंकि शुरुआत थी, मैं नई नई आई थी, तो इतना फ्री नहीं थी दिमाग से।
तो जब हम किसी गांव वालों को जाके छोटी छोटी बातें समझा सकते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, मुझे लगा। तो वहां से एक इम्प्रोवाइजेशन और बहुत सारा कुछ सीखा मैंने कि कैसे। जी, सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है कि मैं 4-5 साल की थी, तो आंगन में बैठी थी गांव में और एक चिड़िया फुदकती हुई आई। तो बस वहां से शायद मेरी पहली शुरुआत हुई। उतना मुझे तो याद नहीं है, जो मेरी अम्मा बताती हैं कि उसमें मैंने गाना बनाया और कुछ भी की, पता नहीं, चिड़िया नाच रही और तितली का भी उसी में कुछ कुछ। तो एक शुरुआत वैसे होती थी, मुझे लिखना भी नहीं आता था शायद। फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल जाना शुरू किया और बच्चों की कविताएं होती हैं, वैसी छोटी छोटी रचनाएं लिखनी शुरू की। और दैनिक जागरण में एक आता था कॉलम, दीदी की चिट्ठी और कुछ कविताएं, और उस पर कुछ पेंटिंग में रंग भरने होते थे। तो वो मैंने 3rd-4th क्लास से शुरू कर दिया था और मुझे प्राइज भी आने लगा, कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत उस समय मिलता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे एक प्रोत्साहन मिला उससे, और कविताएं भी लिखती रही, साथ में उसके पेंटिंग भी करती रही, और इस तरह ये चीजें बढ़ती रही। मैं लिखती तो थी प्रकृति के बारे में, मुझे लगता था कि प्रकृति में कुछ है जो मुझे खींचता है, मुझे आकर्षित करता है अपनी तरफ, मैं जान नहीं पा रही थी, तो वो मेरे लेखन में उतर के आता था। और फिलोसफी बचपन से थी मेरी राइटिंग में। फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ी, मैं 10th क्लास तक पहुंची, और उसके पहले तक मैं रोमांटिक चीजें नहीं लिख पाया करती थी, मुझे शायद नहीं पता था। और लाइफ में कहते हैं कि जब पहला प्यार आता है तो जरूर इंसान कुछ रोमांटिक लिखना शुरू कर देता है। पहले मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था, और ऐसी कुछ शुरुआत हुई जिंदगी में। और कुछ टूटा फूटा शेरो शायरी मैंने लिखना शुरू किया। शायद तब वो व्याकरण के हिसाब से सही नहीं होगा, पर जो भाव थे वो अब भी पढ़ती हूँ तो लगता है बहुत गहरा लिखा था मैंने। और काफी कुछ लिखती रही, वो टाइम बीतता गया। फिर धीरे धीरे कॉलेज स्कूल में भी बोलना शुरू किया, थोड़ा आगे बढ़ी, और ग्रेजुएशन कर रही थी तब कुछ कवि लोग मिले, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, पढ़ती हो, लिखती हो, तो हम एक मंच में कोशिश कर सकते हैं आपके लिए। तो मुझे पहला, ग्रेजुएशन कर रही थी उसी टाइम पर पहला मंच मिला मेरे शहर में ही, और वो बहुत अच्छा रहा। और मैंने कुछ कविताएं सुनाई थी, जो उसमें मैं काफी शुद्ध हिंदी की कविताएं लिखती थी, तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। मैंने लिखा था, सौम्य आवरण विवश वेदना, सौम्य आवरण विवश वेदना, असहाय सिराएं सहचर हैं, हम अनायास परिवेश त्रास, उद्विग्न निराकुल निश्चर हैं। प्रारब्ध चेतना प्रदीप्त पुंजवन नूतन भाव सजोती है, हम क्षण भंगुर रंजित प्रायोजित इंगित नाव चलाते हैं। समग्र चेतना डूब रही अयथार्थ अबोध आवरण में, उद्गार अपरिमित क्यों ना हो, हम अभिव्यक्त बोध रचलाते हैं। इस कविता का सारांश था कि एक समाज है वो हमें एक लबादे में ढक देता है, एक खोल चढ़ा देता है हमारे ऊपर, लेकिन जो कलाकार होते हैं वो एक सृजन का माध्यम होते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो निकल के आ जाते हैं, एक रथ लेकर आते हैं, वो आगे बढ़ ही जाते हैं। किसी भी विधा में जो प्रयोग करता है, वो साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, पेंटर हो, सिंगर हो, वो अपना क्रिएशन जरूर करता है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो वैसे ही मुझे लगा, मैं पढ़ती रही और धीरे धीरे फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी, तो मैंने गजलें लिखना शुरू किया, कुछ रोमांटिक चीजें लिखी। औरतों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक बंजर जमीन के अंदर भी वो क्षमता होती है कि वो कुछ भी पैदा कर देंगे। वैसे ही किसी भी नारी के अंदर पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा क्षमता ईश्वर ने दी है, उसे अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। निर्भया दामिनी जैसे केस होते हैं, उस पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं सुनाना चाहूंगी। तुम ख्वाब हो या कोई रेत, तुम ख्वाब हो या कोई रेत, मेरी मुट्ठी से फिसल जाते हो। तुम ख्वाब हो या कोई रेत, मेरी मुट्ठी से फिसल जाते हो। इस मुट्ठी में अपना अंश छोड़ जाते हो या विध्वंस छोड़ जाते हो। दिखते हो सफेद से साफ साफ, दिखते हो सफेद से साफ साफ, तो क्यों मेरी आंसुओं के लुढ़कन से पहले फिसल जाते हो। क्या बर्फ का टुकड़ा जो पल में पिघल जाते हो। कभी तो तुम हवा हो धीमी धीमी, कभी तो तुम हवा हो धीमी धीमी, मुझे मदहोशी से छूकर निकल जाते हो।
तो क्यों तूफान बन मुझे भी आह्वान कर जाते हो? मैं वही सूखी जमीन तुम्हारे विनाशकारी तांडव के बाद निर्वस्त्र थरथराती हुई लज्जाहीन पाती हूं अपने चारों तरफ काला घना डरावना एकांत जिसका कोई अंत नहीं। मैं तृष्णा में छटपटाती बिलबिलाती अपने अधरों को भींचकर अस्तित्व को स्वयं में खींचकर चीखती और जोर से आवाज लगाती। क्या ये अंधेरा मुझसे जीत जाएगा या मैं हार जाऊंगी तुमसे? तुम पुनः मुझे आडंबर का हार पहनाने चले आए। तुम पुनः मुझे आडंबर का हार पहनाने चले आए। ये हार कभी मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं जीत जाऊंगी उस बदलाव से जो तुम्हारे भीतर मेरा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा है। तुम हार जाओगे। मैं वही सूखी जमीन बिना तुड़ जल जीव के खड़ा कर सकती हूं तुम्हारे खिलाफ सजीव अस्तित्वों का साम्राज्य। तुम हार जाओगे क्योंकि तुम हो कल्पना विडंबना झूठ और आडंबर। अब मैं करूंगी आकाश पाताल धरती और दिशाओं के बीचों बीच स्वयंवर स्वयंवर स्वयं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये क्षमता हर नारी के अंदर है, बस उसे अपना अस्तित्व पहचानने की जरूरत है। मैंने अपनी एक फिल्म लिखी है, वो इसी पर आधारित है और शायद उसका क्लाइमेक्स इस कविता पर खत्म होता है। वो हमारे समाज की नारियों के लिए एक संदेश होगी वो फिल्म। तो बहुत जल्दी उसका लेखन कार्य चल रहा है, मैं लिख रही हूँ और हम बहुत जल्दी उसका कुछ शूट किसी स्मॉल टाउन में, भोपाल लखनऊ किसी ऐसी जगह पर करेंगे और पोषण पूरा न्यूयॉर्क में करने वाली हूँ। फिल्म की तैयारियां चल रही हैं, बस चाहती हूँ कि कुछ दिशा दूं औरतों को। दरअसल शुरुआत मेरी बॉलीवुड में डायरेक्शन और राइटिंग से हुई। मैंने शुरुआत में कुछ रीजनल फिल्मों के डायलॉग लिखे और साथ में अभिनय भी मेरा चलता रहा कुछ कुछ। फिर मुझे धीरे धीरे फिर रीजनल फिल्मों से कुछ भक्ति फिल्मों के बाद मुझे सीरियल में मौके मिले। मैंने प्रतिज्ञा किया, स्टार प्लस पे आता था, मानो या मानो, हॉरर नाइट, स्टार वन, महुआ पे एक शो किया मैंने, रानी मुखर्जी के प्रोडक्शन का था। हम हैं आंचल, उसमें निगेटिव रोल किया मैंने। फेस्टिवल की बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की जो फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई, उनको अवार्ड मिला। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे कुछ बड़ी फिल्मों की तरफ बढ़ी और उसमें राइटिंग के साथ साथ अभिनय भी किया। अभी मेरी लास्ट फिल्म है राइफलगंज। ओमपुरी जी साहब तो रहे नहीं, उनके साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा अभिनय करने का मौका मिला। ये अनुभव बहुत अच्छा था, इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना और सीखना। अभी तो वो है नहीं, उनका आशीर्वाद है और बस वो फिल्म बहुत जल्दी आप लोग देख पाएंगे, आने वाली है। उसका अगला पड़ाव है कि एक फिल्म मैं कर रही हूँ, यहीं पर आर्ट फिल्म है, उसमें मेन रोल कर रही हूँ, भोपाल में ही शूट होगी। यही की कहानी है एक गाँव में, उसकी शूटिंग शुरू होगी कुछ टाइम बाद। एक और सब्जेक्ट है जो मैं मुंबई में कर रही हूँ, उसका मेन रोल कर रही हूँ, वो तलाक निकाह जैसे फिल्म है। अभी हलाला सब्जेक्ट चल रहा है, एक बहुत ज्वलंत सी समस्या है ये, तो उसके बारे में उसमें काफी कुछ दिखाया गया, औरतों को इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो उस कहानी को, उसके पात्र को मैं जीना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ और मौका मिला है तो बहुत अच्छा करूंगी, प्रयास चल रहा है। मुझे बहुत मजबूत कैरेक्टर हो और जिसमें गहराई हो, वो करने में बड़ा मजा आता है। वैसे करने को तो कलाकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वही जो मैंने राइफलगंज का रोल किया मैं उसमें नक्सलाइट बनी थी। और आपको बताऊं कि विंध्याचल में हम शूट कर रहे थे मई की गर्मियों में, इतनी तेज धूप, तो हम वैनिटी में नहीं बैठते थे, धूप में कई बोरी पड़ी उस पर बैठ जा रहे हैं, जंगल में बैठे, पेड़ नहीं होते थे कि हम छाया में बैठ के खाना खा सके। सब कुछ ऐसा था, बिल्कुल लगता था कि हम सच में नक्सलाइट हो गए हैं। तो और ओरिजिनल हथियार, सारी चीजें, तो बड़ा मजा आया। और जब मैं पहले स्पोर्ट्स में थी तो मुझे लगा कि शायद कोई और एक्ट्रेस होती तो ये बड़ा मुश्किल काम था। मैंने डायरेक्टर को बोला कि इतना आपने दोपहर से लेके, धूप से लेके शाम तक आप दौड़ाते हैं पहाड़ों में, बंजर में, ऐसे तो वो, लेकिन मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है तो मैंने किया वो और बड़ा मजा आया। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो फिल्म आए और वो मेरा अभिनय आप लोग देख पाए। मैंने बहुत मेहनत की है। उसका एक लास्ट डायलॉग था, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पर मेरी आवाज भी बदल जाती है, उस तरह हो जाती है। तुमको क्या लगता है हमको मार देने से, हमको खत्म कर देने से पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा? तो वहां पर कुछ ऐसा भाव था मेरा। और अभी बोल रही हूँ तो आप देख रहे हैं तो
हम पात्र के साथ साथ बदल जाते हैं, उसी में जीने लगते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि फ्यूचर में मेरा अभी काफी टाइम से काम कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस है अभय ज्ञान कला एवं सेवा संस्थान। उसमें एक सोशल वर्क संस्था भी है। तो मैंने देखा कि जितनी लोक कलाएं हैं, और मैंने वहाँ यहाँ भोपाल में आकर ज्यादा देखा कि दीवारों पर भी मधुबनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कला लुप्त होती जा रही है